हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में। कितना कैश आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैश में कितनी पेमेंट कर सकते हो, कैश में कितने की सेल्स आप कैश में दिखा सकते हो, बैंक में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हो, सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने की लिमिट क्या है, करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने की लिमिट क्या है, कैश विड्रॉल की लिमिट्स क्या होती हैं, क्या लोन एंड एडवांस आप कैश में दे सकते हो। कैश से रिलेटेड इतने एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि टैक्स प्रोफेशनल बिजनेसमैन के थ्रू जो पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज आपको मिलने वाला है। आप समझेंगे कितना कैश आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या लिमिट्स हैं और क्या क्या प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स के। आपको ये सारे पॉइंट्स जरूर ध्यान रखने चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं सभी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कैश से रिलेटेड। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी और आपको कोई भी नोटिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, से नो टू कैश ट्रांजैक्शंस। पहली चीज तो ये आप अवॉइड करो, वो सबसे अच्छा है। फिर भी क्या क्या लिमिट्स हैं, किस किस सिचुएशन में आप कर सकते हैं, कितनी कैश में आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो टॉपिक वाइज समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक है टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन या डिपॉजिट। आपने अपनी किसी फ्रेंड से लोन लिया। मेरा एक बिजनेस है और अपने बिजनेस के अंदर मैं लोन लेना चाहता हूं। मैंने एक फ्रेंड से लोन लिया, 20 लाख रुपए का लोन लिया है, कैश में लोन लिया है, अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो किया हुआ है, कैश में मैंने वो 20 लाख रुपए का लोन एक्सेप्ट किया है। सर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है 100% इनकम टैक्स के अंदर। आपको बहुत कंप्लाइंसेस का सामना करना पड़ सकता है। डिपॉजिट्स, कोई डिपॉजिट आपने लिया है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने ली है, या आप अपना प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आप प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आपने डिपॉजिट लिया है एंड वो डिपॉजिट आपने एडवांस में लिया है, तो सर आपको दिक्कत आ सकती है। समझते हैं पूरे प्रोविजंस, कितना लोन, कितना एडवांस और कितना डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कैश में। सर, नो पर्सन इज परमिटेड, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, नो पर्सन इज परमिटेड टू एक्सेप्ट ₹20,000 और मोर इन कैश। 20,000 या उससे ज्यादा आप कैश में नहीं ले सकते। सर, 15,000 रुपए का आपने अपने दोस्त से लोन लिया, अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है, कैश में लोन लिया है, बताइए आपको कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपकी एक पार्टी से डिपॉजिट आपने लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने लिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लिया है 10,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, कैश में लिया है, बताइए आपको कोई दिक्कत होगी? सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने वो डिपॉजिट, अगर आपने अपने दोस्त से लोन 25,000 का लिया है कैश में, तो आपके वो दिक्कत होने वाली है। सर, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको होने वाली है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। 20,000 या मोर आप कैश में क्या नहीं ले सकते? लोन और डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हैं। फॉर एनी लोन, किसी भी टाइप का लोन हो, और डिपॉजिट, और एनी अमाउंट इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको प्यार से बोला जाता है बयाना, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बयाना, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है टोकन मनी। टोकन मनी, तो जब भी टोकन मनी आप ले रहे हैं और वो टोकन मनी 20,000 से ज्यादा की है, तो उसको कैश में कभी भी नहीं लेना है। आपको नोट कर लीजिए, टोकन मनी आपको हमेशा 20,000 से कम की है तो आप ले सकते हो कैश में, लेकिन 20 से ज्यादा की है अगर, उस सिचुएशन में आपको बैंक से ही लेना है, वो कैश में कभी मत लीजिएगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगी। अभी पेनल्टी में मैं बताऊंगा कितनी लगती है। 100% ऑफ द अमाउंट पेनल्टी लगती है। सर, अगर आपने 2 लाख रुपए का बयाना कैश में ले लिया, सर सुन लीजिए, छोड़िए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, क्या इन किताबों में घुसोगे। 2 लाख रुपए का बयाना आपने लिया है, 2 लाख रुपए का आपने बयाना लिया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड बयाना 2 लाख रुपए का कैश में ले लिया, सर आपको पेनल्टी लगेगी 100% ऑफ दैट अमाउंट, यानी 2 लाख रुपए की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी जितना बयाना लिया पूरा का पूरा बयाना दे दो जाकर के सरकार को, क्योंकि आपके ऊपर 100% ऑफ द अमाउंट की पेनल्टी लगाई जाएगी। बोलिए, समझ में आया नहीं आया? इसीलिए कैश को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने खतरनाक पेनल्टी यहां पर डाली हुई है कि जब भी आप बयाना लो, ध्यान रखिएगा, 20,000 से ज्यादा का अगर बयाना है तो हमेशा वो बैंक के थ्रू ही लेना है, बैंकिंग चैनल से ही लेना है, कैश में कभी भी मत लेना। ठीक है सर, ओके। तो लोन, और ये दूसरा पॉइंट था बयाने वाला पॉइंट, 20,000 से ज्यादा का आप कैश में नहीं ले सकते हो। सर, इफ एनी कैश रिसीव फ्रॉम पर्सन फॉर एनी सच पर्पस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग टू बी रिपेड, then the overall limit of 20,000 will apply to the outstanding amount plus any subsequent receipt in cash। अब देखिए, यहां पर आपको किस तरीके से देखना है। मान लीजिए आपने
एक पर्सन से 2 बार में लिया 15,000 और 15,000, तो 15,000 आपको टोटल करके देखना है। ओवरऑल लिमिट ऑफ 20,000 जो लगेगी विल अप्लाई टू द आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्लस एनी सब्सिक्वेंट रिसीट। अब देखिए, मान लीजिए मेरे को अपने दोस्त से लोन लेना था, 50,000 रुपए का लोन लेना था, तो 50,000 रुपए का लोन मैंने सोचा अगर मैं लूंगा, कैश में लूंगा, बैंक के थ्रू नहीं ले सकता, कैश में मुझको लोन लेना था उससे, अगर मैं कैश में लूंगा तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है? बोलो यस और नो? यस सर, पेनल्टी लगेगी। मैंने बोला एक काम कर, मुझे 15,000 की 3 दे दे और एक 5,000 की दे दे, 15 45 और 5,000 50,000 का 50,000 का मुझको लोन दे दे, तो अलग अलग ट्रांजेक्शन से। तो यहां पर यह बोला गया है कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो आपने 15,000 पहले दिया उसमें ऐड किया जाएगा सेकंड वाला अमाउंट, तो आपकी जो लिमिट देखी जाएगी वो ओवरऑल लिमिट देखी जाएगी, और अगर ओवरऑल लिमिट क्रॉस हो गई है आपकी 20,000 से तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को आपको सारे कैश से रिलेटेड जितने भी कंप्लायंसेस हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे। इनकम टैक्स के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कैश से रिलेटेड, अगर आप ये सारी चीजें समझ गए तो। ठीक है सर, और उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी दी हुई हैं। सर एक्सेप्शन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों सर? बैंक के अंदर जाते हो, बैंकिंग कंपनी जो होती है भाई, उसके यहाँ उनका एक चेस्ट होता है, ब्रांच होती है, तो वहां पर तो कैश में काम होता है भाई, वो कैश डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करते हैं, और आप एफडी कराने जाओगे तो वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है बैंक, और फिर कैश में तो बैंकों में तो कैश का काम बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शन बैंक के ऊपर भी लगा दी तो भाई बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है वो काम कैसे करेगा? फिर तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए एक्सेप्शंस दी गई हैं यहाँ पे काफी सारी। गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर एक्सेप्शन दी गई है, गवर्नमेंट को बहुत सारी स्कीम्स के लिए जो है कैश एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, और लोन और एडवांसेस कैश में भी लेने पड़ते हैं। और एनी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक अकाउंट, कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश अंडर द सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी कोई है जो कि डिफाइन है क्लॉज 45 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कि ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई किए इंस्टीट्यूशन वो यहां पर आते हैं। और एक पर्सन हैविंग एग्रीकल्चर इनकम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, हैविंग एग्रीकल्चर इनकम एंड द रिसीट इज आल्सो हैविंग एग्रीकल्चर इनकम एंड नाइदर ऑफ देम इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अगर आपको खाली एग्रीकल्चर से इनकम आती है तो ये जो कैश, एडवांस और लोन वाली लिमिट है वो आपके ऊपर नहीं लगती है, आप कितने का भी कैश, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर का जो काम करता है, गांव देहात में काम करते हैं, वहां पर बैंकिंग चैनल इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए यहां पर ये वाला पॉइंट भी ऐड कर दिया गया है। लेकिन अगर आपका एक नॉर्मल बिजनेस है, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कोई भी लोन एंड एडवांस आप कैश में एक्सेप्ट मत कीजिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिस्पेक्ट में जो मनी आपको मिलता है, जो मनी, टोकन मनी जो आपको मिलता है, एडवांस मनी जो आपको मिलता है, वो आपको कभी भी 20,000 से ज्यादा कैश में नहीं लेना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दिमाग में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए। कॉन्सिक्वेंस देख लो, वैसे कॉन्सिक्वेंसेज मैंने आपको बता दिए हैं। पेनल्टी ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट टेकन इन कैश विल बी लेवी। 2 लाख रुपए का आपने टोकन मनी कैश में लिया, 2 लाख रुपए की पेनल्टी दे दो गवर्नमेंट को, और आपके हाथ में बचेगा क्या? झुंझुना। ठीक है तो इसीलिए गवर्नमेंट बेसिकली यहां पर आपको रोकना चाहती है कि आप कोई भी लोन और एडवांस कैश में ना लें। ठीक है सर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। लोन एंड एडवांस कितना आप ले सकते हो कैश में? ये सर क्लियर हो गया। दूसरा है रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन एंड एडवांस। मान लीजिए लोन तो जो मैंने लिया था वो बैंकिंग के थ्रू लिया था, बैंक से मुझको लोन मिला था, या मैंने अपने फ्रेंड से लोन लिया था तो उसने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब मुझको रीपेमेंट करनी है उसकी, तो रीपेमेंट के टाइम पर भी आपको ध्यान रखना है कैश की लिमिट है, कैश में रीपेमेंट नहीं कर सकते हो सर, कैश में रीपेमेंट की भी एक लिमिट है। क्या लिमिट है? पढ़िए ध्यान से। एनी ब्रांच ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म और अदर पर्सन इज नॉट अलाउड टू रीपे एनी लोन or deposit in cash if the amount of the loan or deposit or specified advance together with the interest if any is 20,000 रुपी और मोर। जैसे एक्सेप्टेंस की लिमिट थी, लोन एंड एडवांस आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो 20,000 से ज्यादा का कैश में, उसी तरीके से जो रीपेमेंट होगी लोन, एडवांस और डिपॉजिट्स की, वो भी 20,000 से ज्यादा आप कैश में नहीं कर सकते हो, आपको बैंकिंग चैनल से रीपेमेंट करनी है लोन एंड एडवांस की। The aggregate amount of loan or deposit or specified advance held by such person either in his own name or jointly with other person on the date of such repayment together with the interest if any is 20,000 or more with effect from 1920 TDS at the 2% to be deducted on cash withdrawal of rupees 1 crore in a year from बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस पर्पस। इसके लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो, सेक्शन 194N में मैंने डिस्कस किया है। बैंक से भी आप कैश विड्रॉ कराने जाओगे तो वहां पर आपका TDS डिडक्ट हो सकता है अगर 1 करोड़ से ज्यादा का आप कैश विड्रॉल कर रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखिएगा। टू एनी पर्सन हु हैज
मेड द लोन और डिपॉजिट और पेड द स्पेसिफाइड एडवांस। स्पेसिफाइड एडवांस का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड एडवांस का मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है ना, आपको बयाने का पैसा वापस देना होता है। तो बयाना मैंने 2 लाख रुपए लिया, मान लीजिए, वो तो मुझे बैंक से मिला, अब मैं उस बयाने के पैसे को वापस देना चाहता हूं। तो वापस जब आप दोगे वो बयाना, तो आपको कैश में नहीं देना है 20,000 से ज्यादा का। सेम जो है वही वाली लिमिट यहां पर लग गई है। 20,000 की लिमिट आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते 20,000 से ज्यादा का कैश लोन और एडवांस के केस में, और पेमेंट भी नहीं कर सकते 20,000 से ज्यादा की लोन और एडवांस के केस में। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पढ़ लेना, हजारों आर्टिकल्स जा करके पढ़ लेना, हजारों चीजें गूगल पे सर्च कर लेना। एक वीडियो में आपको सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं, पूरी वीडियो बस लास्ट से देख लेना, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है सर? उसके बाद में नीचे बताया है वही सारी स्टैब्लिशमेंट जो हमने ऊपर पढ़ी वो यहां पर कवर नहीं होगी यार। बैंकिंग के केस में, बैंकिंग कंपनीज जो होती हैं और गवर्नमेंट के केस में ये वाले प्रोविजंस नहीं लगते हैं, अपने ऊपर ही थोड़ी वो लगा लेंगे, और उनका तो काम है कैश में काम करना है, तो उनके ऊपर ये प्रोविजंस नहीं लगते हैं। ठीक है? कॉन्सिक्वेंस यहां पर भी है, अगर आपने पे किया कैश में तो आपको पेनल्टी फॉर एन अमाउंट इक्वल अमाउंट टू द, मतलब जितना आपने रीपे किया कैश में उतना अमाउंट का आपको पेनल्टी वहां पर लग जाएगी, 100% पेनल्टी। अदर कैश ट्रांजैक्शन समझते हैं। लोन का क्लियर हो गया। लोन एडवांस और डिपॉजिट के केस में कितना कैश में आप एक्सेप्ट कर सकते हो? 20,000 से अंडर 20,000 से नीचे तो कर सकते हो, और रीपेमेंट भी आप 20,000 से नीचे कर सकते हो, लेकिन 20,000 से ऊपर में कोई लोन एडवांस और डिपॉजिट ना ही तो लेना है आपको कैश में, और ना ही उसकी रीपेमेंट करनी है आपको कैश में। माइंड में बिठा लीजिए, नोट कर लीजिए सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोन एडवांस डिपॉजिट के केस में हमने पढ़ लिया। दूसरा आता है अदर कैश ट्रांजैक्शन। नो पर्सन इज अलाउड टू रिसीव इन कैश एन अमाउंट ऑफ 2 लाख और मोर। देखिए यहां पर बात की जा रही है, मैंने सेल करी। अब काफी बार लोग क्या होता है, सेल दिखा देते हैं और कैश में सेल दिखा देते हैं कि सर कैश में हमारे पास पैसा आ गया, 3 लाख रुपए की मैंने सेल करी एक पर्सन को, मिस्टर एक्स को, और वो 3 लाख रुपए की सेल मैंने कैश में करी है। तो सर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट आप एक पर्सन से रिसीव नहीं कर सकते हो एक ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखिए, अगर करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। 2 लाख से ज्यादा की लिमिट है, तो सिंपली यहां पर जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, जब आप सेल कर रहे हो कोई भी, तो किसी एक पर्सन को 2 लाख से ज्यादा का कैश में सेल मत करना। अगर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, आपका इनवॉइस 2 लाख से ज्यादा का है, तो बैंकिंग चैनल से ट्रांजेक्शन करो, कैश से ट्रांजेक्शन मत करना। अब यहां पर देखिए 3 पॉइंट बताए हुए हैं, यहां पर काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन तीनों पॉइंट को एक बार डिटेल में समझते हैं। और मोर इन इसको ध्यान से पढ़िए, इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे। यहां पर अब 2 पॉइंट है, इन एग्रीगेट लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, यानी एक पर्सन से एक दिन में आप एग्रीगेट जो है कितना नहीं ले सकते, 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तो ये है। तो सर आपने मान लीजिए मिस्टर एक्स को एक सेल करी, मिस्टर राम, कोई एक पर्सन है, 3 लाख रुपए का उसने एक टीवी खरीदा आकर के, आपकी एक रिटेल शॉप है, 3 लाख रुपए की उसने टीवी खरीदी आपसे आकर के, तो क्या आप 3 लाख रुपए को कैश में एक्सेप्ट कर सकते हो? आंसर इज नो सर, नहीं कर सकते। अगर 3 लाख रुपए वो कैश में एक्सेप्ट करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। आप 3 लाख रुपए कैश, 2 लाख से ज्यादा का कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। आपको कैसे करना है? आरटीजीएस करवा लो, बैंक से ट्रांसफर करवा लो, बट कैश में आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उस ट्रांजैक्शन को। ठीक है? अ पर्सन और अ डे, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन मान लीजिए 3 पर्सन मेरे पास आते हैं, आपको एक एक पॉइंट का मैं एग्जांपल के थ्रू चीजें समझा रहा हूं। 3 पर्सन मेरे पास आते हैं, 3 पर्सन 1-1 लाख रुपए की टीवी खरीदते हैं। एक मिस्टर ए आते हैं, मिस्टर बी आते हैं, मिस्टर सी आते हैं, मेरी शॉप के ऊपर टीवी खरीदने आते हैं। 1-1 लाख रुपए की तीनों ने टीवी खरीदी एक। ठीक है? मिस्टर ए ने मुझको 1 लाख रुपए कैश दिया, मिस्टर बी ने मुझको 1 लाख रुपए कैश दिया, मिस्टर सी ने मुझको 1 लाख रुपए कैश दिया। तो एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन, एक पर्सन से कितना मिला मुझे? एक पर्सन से तो 1 लाख ही मिले ना। मैं ये थोड़ी बोल सकता कि एक पर्सन ने 3 लाख रुपए मुझको दिए। मिस्टर ए ने मुझको 1 लाख दिए, मिस्टर बी ने 1 लाख दिए, मिस्टर सी ने 1 लाख रुपए दिए कैश में। ठीक है? इन अ डे, एक ही दिन में दिए। तो क्या पॉइंट नंबर ए मेरा सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ? तो मेरा पॉइंट ए इस वाले केस में सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो यहां पर मेरे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। सर नोट कर लो। बहुत सारे रिटेल आउटलेट शॉप्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जहां पर कैश में ही काम होता है। डेली का लाखों का नहीं, करोड़ों का रिसीट आती है, कैश में रिसीट आती है। तो सर क्या वो कैश में रिसीट नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं सर। कंडीशन को एक बार ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। एक पर्सन से नहीं ले सकते एक दिन में। अगर 1 करोड़ की सेल एक पर्सन को करी है तब तो आप कैश में नहीं ले सकते, लेकिन 1 करोड़ की सेल आपने 10 लाख पर्सन को करी है, मतलब अमाउंट जो है टोटल वो 2 लाख से कम है।
हर एक किसी भी पर्सन का अमाउंट 2 लाख से ज्यादा नहीं गया है, तो क्या आप वो कैश रिसीट कर सकते हो? बिल्कुल रिसीट कर सकते हो सर। मैं आपकी सारे कंफ्यूजन आज क्लियर करने वाला हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला सर। आज की वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया सर? शॉपिंग मॉल्स में जाओगे ना, रिटेल आउटलेट्स में जाओगे, बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स में जाओगे, और ये जो आजकल मल्टीप्लेक्सेस होते हैं या ये हमारे जो रिटेल शॉप्स होती हैं आजकल, जो डी मार्ट टाइप के, विशाल मेगा मार्ट टाइप के जो होते हैं, यहां पर तो कैश में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, और कैश में लाखों का करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। तो क्या वो डिसअलाउ हो जाता है? वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, क्योंकि वो डिफरेंट पर्सन से करते हैं ना। वहां पर तो भाई हजारों कस्टमर आते हैं, वो उनसे खरीदते हैं आके। किसी एक कस्टमर ने अगर 2 लाख से ज्यादा की बिलिंग कराई है, उससे कैश में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस ये कंडीशन है। बाकी आप 10 लाख लोगों से 1 करोड़ रुपए खरीदो से एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक पर्सन से 2 लाख की लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अ पर्सन लिखा है ना, अ पर्सन, तो ये अ पर्सन ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट आइए, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। अब चलिए आपको वही वाला एग्जांपल मैं समझाता हूं। मिस्टर ए मेरी दुकान पे आए, मेरी टीवी की शॉप है, 3 लाख रुपए का टीवी खरीद के चले गए। बोलिए यस और नो? 3 लाख रुपए का टीवी खरीदा। अब मैंने बोला यार 3 लाख रुपए अगर मैं लूंगा एक साथ, तो भाई मैं तो वॉयलेट कर दूंगा ये वाला प्रोविजन, और मेरे ऊपर तो पेनल्टी लग जाएगी। 2 लाख से ज्यादा हो गया ना 3 लाख रुपए। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, 1.5 लाख रुपए दे दो 2 दिन में। ऊपर तो लिखा है ना अ डे, मैं 2 दिन में पैसे ले लेता हूं, 2 दिन में। इनवॉइस एक ही बनाया, पेमेंट 2 दिन में ले लेता हूं। एक दिन 1.5 लाख रुपए और अगले दिन 1.5 लाख रुपए। तो क्या मैं बच जाऊंगा? तो सर पहले पॉइंट से तो आप बच जाओगे, पहले पॉइंट से तो आप बच जाओगे, दूसरे पॉइंट से नहीं बच पाओगे, क्योंकि इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन तो आपकी एक ही है ना, आपने टीवी तो एक ही खरीदा है ना, इनवॉइस तो आपका एक ही है ना, आप खाली पेमेंट 2 बार में करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच जाओगे। पेमेंट अगर 2 बार में करी है, तो वो ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में टोटल कितनी पेमेंट हुई? टोटल तो 3 लाख की पेमेंट हुई है, 2 लाख को एक्सीड कर गए सर, आपने वॉयलेट कर दिया ये वाला प्रोविजन, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है सर। ओके सर, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड में इसको जरा क्लियर करता हूं। अब करते हैं अपना थर्ड पॉइंट डिस्कस, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए जैसे शादी ब्याह होते हैं, तो हमारे जो बैंकेट हॉल्स वगैरह होते हैं, सर 20 लाख रुपए की बैंकेट हॉल 10 लाख रुपए बैंकेट हॉल की फीस है, डेकोरेशन का 5 लाख रुपए का होगा, वो अलग बिल बनेगा, और उसके बाद 5 लाख रुपए जो ओवरहेड के एक्सपेंसेस है उसका टोटल खर्चा जो आएगा बैंकेट हॉल का वो 20 लाख रुपए आएगा। लेकिन 3 इनवॉइस बनाए जाएंगे, 3 इनवॉइस बनाए जाएंगे। 10 लाख का इनवॉइस होगा बैंकेट हॉल का रेंट, 5 लाख का डेकोरेशन का रेंट, मतलब डेकोरेशन का खर्चा, 5 लाख का बाकी आपका खाने पीने का ओवरहेड का खर्चा होगा आपका। तो इस तरीके से 3 बिल बनाए जाएंगे, 20 लाख रुपए के टोटल तीनों बिल होंगे वो। यहां पर आपको उन तीनों ही बिल को जो आप लिमिट चेक करोगे, तीनों, वैसे तो एक को भी ऐड कर दोगे तो आपका 2 लाख से एक्सीड हो जाएगा, बट तीनों को भी ऐड करके आपको यहां पर देखना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू वन इवेंट, क्योंकि इवेंट तो एक ही है ना, एक शादी के लिए तो आपने वो पूरा बैंकेट हॉल बुक किया है, ठीक है। इन इवेंट ऑफ ओकेजन फ्रॉम 1 पर्सन। एग्जांपल थोड़ा चेंज करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए बैंकेट, 3 लाख रुपए टोटल रेंट है, बैंकेट हॉल का रेंट 3 लाख रुपए का है, लेकिन 3 इनवॉइस बनेंगे, 3 ट्रांजैक्शन होगी। एक ट्रांजैक्शन होगा बैंकेट हॉल का रेंट जो कि है 1 लाख रुपए का, दूसरी ट्रांजैक्शन होगी वहां की डेकोरेशन का जिसका बिल है 1 लाख रुपए का, तीसरी ट्रांजैक्शन है जो कि है खाने पीने की, फूड एक्सपेंसेस की, उसका 1 लाख रुपए का बिल बनेगा। 3 ट्रांजैक्शंस होंगी, 3 बिल बनेंगी, 3 पेमेंट आपको करनी है 1-1 लाख रुपए की। बताइए सर, पहले पॉइंट में तो आप कवर होगे नहीं, क्योंकि आपका एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, आप अलग अलग दिन उनकी पेमेंट कर सकते हो, तो पहले पॉइंट से तो आप बाहर हो जाओगे। पॉइंट बी, इन एग्रीगेट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन भी 3 हो गई सर, 3 बिल बन गए ना आपके, लेकिन तीसरे पॉइंट में आप कवर हो जाओगे इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, यहां एस लिखा है यानी 3 ट्रांजैक्शन, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है टू वन इवेंट, लेकिन इवेंट तो एक ही है, ओकेजन तो एक ही है, शादी तो एक ही शादी है ना, फ्रॉम अ पर्सन, तो एक पर्सन से आप अगर रिसीव करते हो उस इवेंट के लिए, तो वहां पर आपको तीनों को ऐड करके देखना पड़ेगा। 3 लाख रुपए टोटल आपने जो है वहां पर एक्सेप्ट किए हैं, तो उस बैंकेट हॉल के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। जो पर्सन रिसीव करेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। तो रिसीव कौन करेगा यहां पर, या रिसीव की बात हो रही है ना, बैंकेट हॉल रिसीव करेगा, उसके ऊपर वो पेनल्टी लगाई जाएगी। सर प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा रहा हूं, सारे पॉइंट बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बहुत क्वेरीज आती हैं इससे रिलेटेड कि कितना कैश हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए फिर लोग पूछते हैं जीएसटी में सर क्या लिमिट है। जीएसटी में कैश से रिलेटेड, जीएसटी वाले कैश से ज्यादा कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, वो इतनी टेंशन नहीं लेते। इनकम टैक्स वालों को कैश से बहुत ज्यादा नफरत है और वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं।
यहाँ पर भी जो बैंकिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है, उनको यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, वो जो है कैश में एक्सेप्ट कर सकती हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सिक्वेंस देख लीजिए, अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का कैश एक्सेप्ट करते हैं, सर आपने कोई सेल करी 3 लाख रुपए की टीवी, मैंने 3 लाख की सेल करी और 3 लाख रुपए कैश में दिखा दिया, कैश में मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वो कॉन्सिक्वेंस देखिए। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेटिंग ऑफ दिस प्रोविजन, पेनल्टी अंडर सेक्शन 271D इज लेवी फॉर अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच रिसीट। 3 लाख रुपए रिसीव करे, 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दो, 3 लाख रुपए गवर्नमेंट कर दो, तो आपके हाथ में क्या बचेगा? झुंझुना। सर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है कैश से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन कैश, कैश में आपने कोई एक्सपेंडिचर किया तो उसका डिसअलाउंस होगा। तो सर आप कोई भी एक्सपेंडिचर अपना करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं 10,000 से ज्यादा का, तो आपको 10 सेक्शन 10 ये दिया होगा ना 10A3 के अकॉर्डिंग आपको जो है 100% ऑफ सच पेमेंट क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा, आपको उसका खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिकली अगर आपका बिजनेस है, आपका अगर बिजनेस है और आप बिजनेस के लिए कोई खर्चा करते हो, मान लीजिए बिजनेस के लिए आपने कोई खर्चा किया, कोई एक्सपेंस किया, और वो खर्चा आपका था 50,000 रुपये का एक एक्सपेंस था, आपने 50,000 रुपये कैश में पे कर दिया, तो कैश में अगर आप 50,000 रुपये पे करोगे तो आपके ऊपर क्या लगाई जाएगी? तो आपको वो खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सिंपल सी पॉइंट है, आप अगर पीएनएल बनाते हो, पीएनएल में अगर वो डेबिट में वो खर्चा जाएगा नहीं तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो आपके ऊपर जो टैक्स आपको देना होगा वो ज्यादा आपका टैक्स बन जाएगा। तो ये एक्सपेंडिचर से रिलेटेड यहां पर पॉइंट आता है। अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो कैश के अंदर तो आपको जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे एक रूल 6DD होता है, वो एक बार देख लीजिएगा। मैंने वैसे एक इससे रिलेटेड एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, हमारे कोर्स में भी मैंने उसको कवर किया हुआ है। हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस है, जहां पर हम ये सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं और इसका जीएसटी की फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग, टीडीएस फाइलिंग वहां पर हम सीखते हैं। वहां पर मैंने इन प्रोविजंस को और भी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है सर, ये तो बात हुई एक्सपेंडिचर की। डीम्ड इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। अब देखो काफी बार क्या होता है, अब ये थोड़ा बिजनेस, अगर आपका पीजीबीपी हेड के अंदर जाता है, आपका कोई बिजनेस है, आपकी फर्म है, तब आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए आपका कोई बिजनेस है, आपने कोई खर्चा ड्यू कर दिया, मान लीजिए आपका खर्चा ड्यू हो गया, कोई एक्स अमाउंट का खर्चा है जो कि ड्यू हो गया, ऑफिस एंड मेंटेनेंस का खर्चा ड्यू हो गया मार्च मंथ का, जो कि आप अगले साल जाकर के पे करोगे। मार्च मंथ में आपने खर्चा जो है अपनी बुक्स में डाल दिया, खर्चा आपको अलाउ भी कर दिया गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जाकर के जब आपने उस खर्चे की पेमेंट की तो भाई 30,000 रुपए का वो खर्चा था, 30,000 रुपए का बिल था, आपने वो कैश में पे कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर में आपका वो जो क्या कर दिया जाएगा, तो आपकी इनकम में वो ऐड कर दिया जाएगा, सब्सिक्वेंट ईयर की इनकम में वो डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर में आपने उसका खर्चा क्लेम कर लिया, तो इस ईयर आपकी वो इनकम मान ली जाएगी, और इनकम मानी जाएगी तो उसके ऊपर आपका टैक्स बना दिया जाता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं अगर आप कैश में खर्चा करते हो। और यहाँ लिमिट जो होती है वो 10,000 की लिमिट होती है, 10,000 तक तो आप कर सकते हो कैश में, 10,000 से ज्यादा का आप नहीं कर सकते एक दिन में। देखिए यहाँ भी वही चीज है, एक पर्सन को एक दिन में 10,000 की लिमिट होती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था एक पर्सन एक दिन, यहां पर भी अ पर्सन इन अ डे 10,000 की लिमिट यहां पर काउंट की जाती है। 6 पॉइंट है डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स असेट दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर सर मान लीजिए आप कोई फिक्स असेट खरीद करके लाए, कोई मशीन खरीद के लाए हैं अपने बिजनेस के लिए, 3 लाख रुपए की मशीन है, तो यहां पर भी जो लिमिट है वो 10,000 की लिमिट होती है। तो सर मैं तो 3 लाख रुपए कैश में पे करके आ गया, तो अगर आपने कैश में 3 लाख रुपए पे कर दिए तो वो आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, वो आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, तो वो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग समझनी पड़ेगी, थोड़ा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, तब आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाओगे। होता क्या है, जब भी आप कोई कैपिटल एसेट खरीद के लाते हो तो कैपिटल एसेट को आप पीएनएल में डेबिट तो करते नहीं हो, आप उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हो, अपनी एसेट साइड के अंदर दिखाते हो, तो लेकिन उसको फिर आप क्या करते हो, टाइम जितने टाइम में वो अमोर्टाइज होगी उतने टाइम में आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, डेप्रिसिएशन जब आप क्लेम करते हो तब आप अपने खर्चे को कम करते हो एंड तब आपका जो टैक्स है वो कम होता है। यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने 10,000 से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, 10,000 से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने कर दिया तो वो आपकी कॉस्ट में इंक्लूड ही नहीं होगा। तो अगर वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा तो वो आपकी असेट ही नहीं बनेगी, असेट नहीं बनेगी तो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगा तो आपका जो टैक्स बनेगा वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट आपके ज्यादा हो जाएंगे उस सिचुएशन में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर 10,000 से ज्यादा का आपने किया है तो वो भी आपका अलाउ नहीं किया जाएगा। कैश में डोनेशन दिए सर आपने, कैश डोनेशन मेड इन कैश टू अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट और पॉलिटिकल पार्टी इफ एक्सीड ₹2 लाख
आर नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 80G के अंदर वो अलाउ 80G की डिडक्शन अगर 2000 की लिमिट होती है उससे ज़्यादा का कैश में डोनेशन किया है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने अगर कैश में पे किया है तो उसकी डिडक्शन आपको 80D के अंदर नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एक पॉइंट आपका रह गया जो आप शायद ढूंढ रहे होगे अभी तक, सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराने की लिमिट क्या होती है, करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराने की लिमिट क्या होती है। सर मेरा आंसर सुन लीजिए, कोई लिमिट नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती सर। हमने तो बहुत जगह पढ़ा है कि 1 करोड़ से ज्यादा नहीं कराना चाहिए, 10 लाख से ज्यादा नहीं कराना चाहिए सेविंग अकाउंट के अंदर, 1 करोड़ से ज्यादा कैश अकाउंट के अंदर कैश नहीं जमा कराना चाहिए। बिल्कुल गलत पढ़ा है आपने। मैं बताता हूं क्या कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट आपको समझा देता हूं। देखिए 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग बोलते हैं कि कैश से आपको मैं डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं करवाना चाहिए, वो बोला जाता है आप करवा तो सकते हो लेकिन उसके बाद में आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अब टीडीएस आपकी कोई पेनल्टी नहीं होती सर, ध्यान से सुनिए। जो टीडीएस है सेक्शन 194N हमको बताता है कि अगर आप अपने अकाउंट में, करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करवाते हो तो 1 करोड़ से ज्यादा अगर डिपॉजिट कराओगे, 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉल करोगे तो आपका 2%, 5% टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस, अब टीडीएस कोई पेनल्टी नहीं होती है सर, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, लोगों को पता नहीं होता है। टीडीएस कोई पेनल्टी नहीं होती है। टीडीएस क्या होता है बेसिकली, टीडीएस आपका, सर सारे क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चन हमारा अभी भी रह गया, अपने बैंक अकाउंट के अंदर कितना पैसा डिपॉजिट कराएं, कितना बैंक अकाउंट से विड्रॉल करवाएं, उसके ऊपर बताओ कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो सर ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। काफी लोग बोलते होंगे, आपने सुना होगा सेविंग अकाउंट के अंदर 10 लाख से ज्यादा का आपको डिपॉजिट नहीं करवाना चाहिए, आपने ये चीज सुनी होगी। तो उसका रीजन क्या है, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सर आप 15 लाख रुपए भी कैश में जमा करा दोगे ना, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। एक चीज होती है, बैंक को रिपोर्ट करना होता है आगे, बैंक को आगे इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना होता है। तो अगर आपने 10 लाख से ज्यादा सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया है कैश में, तो वो रिपोर्टिंग बैंक करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि सर वो जो 15 लाख रुपए आया उसका जस्टिफिकेशन बताइए, वो कहां से आया है। तो जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ सकता है, इसीलिए लोग मना करते हैं कि 10 लाख से ज्यादा का कैश आपको जमा नहीं कराना चाहिए अपने बैंक अकाउंट के अंदर। अदरवाइज आपके ऊपर प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी पैसा आप करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, कितना भी पैसा अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आप उसको अपनी आईटीआर में शो करोगे, इनकम टैक्स में शो करोगे। ऐसा नहीं है मैं 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट करा दिया, अपने कैश में डिपॉजिट करा दिया 10 करोड़, वो ब्लैक मनी था, तो भाई उसका आंसर कहां से, क्या बताओगे, इनकम टैक्स में क्या दिखाओगे, ब्लैक मनी है। अगर ब्लैक मनी है फिर तो टैक्स देना पड़ेगा, फिर तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। जस्टिफिकेशन आपके पास जरूर होना चाहिए जो भी कैश आप डिपॉजिट कराते हो। और हाँ एक चीज और, अगर आप कैश विड्रॉल करते हो, कैश डिपॉजिट करते हो, तो बैंक आपका टीडीएस जरूर काट सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, फर्क होता है। अभी तक जो हमने सारी चीजें पढ़ी ना, यहां पर पेनल्टी की बात हो रही थी, मैंने आपको बताया 100% पेनल्टी लगेगी, जितना पैसा आया वो आपको देना पड़ेगा, या फिर आपने खर्चा किया तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, तो वो पीनल प्रोविजंस होते थे। लेकिन बैंक अकाउंट में कैश जमा कराते हो ना, तो वहां पे पीनल प्रोविजन नहीं लगते हैं सर, वहां पे पेनल्टी नहीं लगती है, वहां पे आपका टीडीएस काटा जाता है, टीडीएस काटा जाता है। और टीडीएस जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे नेक्स्ट ईयर में, तो आप उस टीडीएस को क्लेम बैक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 194N होता है जहां पर टीडीएस काटा जाता है अगर आप बैंक से विड्रॉल करते हो पैसा एक लिमिट से ज्यादा। तो वो यहां से पढ़ लेते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट से, व्हाट इज द टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194N ऑफ द एक्ट टीडीएस, सो इसको यहां से एक बार रीड करते हैं। यहां पे देखिए, व्हाट इज द सेक्शन टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N। कैश विड्रॉल के ऊपर कितना टीडीएस काटा जाएगा। फिर से मैं रिपीट करूंगा, टीडीएस कोई पेनल्टी नहीं होती है, टीडीएस आप जब अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तब उसको क्लेम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194N ऑफ द एक्ट, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड इफ सम और एग्रीगेट ऑफ सम विड्रॉल इन कैश बाय अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर एक्सीड कर जाता है कितना, 20 लाख रुपए, अगर आपने कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करी है पिछले 3 असेसमेंट ईयर की, अगर आपने पिछले 3 असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल नहीं करी, तो कैश विड्रॉल की लिमिट है 20 लाख रुपए। अब ये लिमिट आप इस तरीके से ले सकते हो कि इस लिमिट के अंदर कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लिमिट को क्रॉस कर दोगे तो आपका टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस का रेट क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा है 1 करोड़ लगेगी अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, इफ आईटीआर हैव बीन फाइल्ड फॉर ऑल और एनी वन ऑफ 3 प्रीवियस असेसमेंट ईयर। आईटीआर अगर आपने फाइल किया तो 1 करोड़ तक का कैश आप विड्रॉ कर सकते हो बैंक से विदाउट एनी टीडीएस डिडक्शन। लेकिन यहां पे काफी बैंक क्या करते हैं ना, अगर आप जैसे 30-40 लाख रुपए विड्रॉ करने जाओगे तो वो आपसे एक
जस्टिफिकेशन मांगते हैं, लेटर हेड पे मांगते हैं कि लिख कर राइटिंग में दे दो कि आपने अपनी ITR फाइल की, या फिर आप हमारे पोर्टल पे सबमिट कर दो अपनी ITRs को। तो वही डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी मांग लेते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हु डिडक्ट TDS ऑन कैश विड्रॉ अंडर सेक्शन 194N, तो जो बैंक वगैरह होते हैं वो आपका TDS डिडक्ट करेंगे। टू हुम इज TDS ऑन कैश विड्रॉन इज नॉट एप्लीकेबल, सेम वही पॉइंट यहाँ पे है, जो बैंक वगैरह हैं बैंक्स के ऊपर ये वाला प्रोविजन नहीं लगता है। तो एक बैंक दूसरे बैंक को अगर कैश में पेमेंट कर रहा है तो वहां पर TDS काटने की जरूरत नहीं होती है। फ्रॉम व्हेन द TDS इज एप्लीकेबल, तो ये हमारा आ गया था 1 सितंबर 2019 को ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया था। तो रेट कितना लगेगा सर? रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आपका 2% लगेगा ऑन कैश विड्रॉल इफ इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, इफ पर्सन विड्रॉइंग द कैश व्हेन ही हैज फाइल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न और all of the 3 previous year. TDS will be deducted 2% on cash withdrawal of more than 20 lakh and 5% of withdrawal exceeding 1 crore if person withdrawal in cash has not filed the return of any of the preceding 3 year. So सर देखिए, अगर आपने पिछले 3 साल की ITR यहाँ पे 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया था ना, मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने ITR फाइल की तो इस केस में तो आपका 2% का TDS डिडक्ट किया जाएगा अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हैं वो बैंक से तो। लेकिन अगर आपने ITR फाइल नहीं की पिछले 3 असेसमेंट ईयर की, तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपका काटा जाएगा 2%। यहाँ पे 2 रेट आते हैं, एक 2% आता है, एक 5% आता है। तो 20 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में 2% ये वाला रेट लगता है, और 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आपने विड्रॉल कर लिया तो आपके ऊपर 5% का TDS लगाया जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। TDS जो बैंक में आप कितना विड्रॉल करेंगे तो आपको TDS की डिडक्शन की बात आएगी, इन चीजों का यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा। और ये TDS भी आपका काटा जाता है विड्रॉल के केस में। देखिए विड्रॉल के केस में यहाँ पे आपका TDS की बात की जा रही है, कितना पैसा आप डिपॉजिट कराओगे। डिपॉजिट वाले टाइम पे यहाँ पे TDS की कोई बात नहीं की जाती है, तो आप कितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, बैंक उसको रिपोर्ट कर सकता है आगे, बैंक आगे रिपोर्ट कर सकता है इनकम टैक्स को, और इनकम टैक्स आपसे पूछ सकता है कि आपने जो है 5 करोड़ रुपए जमा कराए अपने बैंक में, बताओ 5 करोड़ कहां से आए। तो वो रीजन आपको जरूर देना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा जब आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे। और विड्रॉल के टाइम पे तो आपका TDS यहां पर काटा जाएगा। सो आशा करता हूं गाइस आपको समझ में आया होगा क्यों आपको से नो टू कैश ट्रांजेक्शन्स कहना चाहिए। और हाँ, साथ के साथ ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। जो नोट्स हमने सारे डिस्कस किए, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये सारे नोट्स मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा, वहाँ पे इसको आप डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं और ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस पर। और जरूर ध्यान रखिएगा इन सभी बातों का, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको कोई पेनल्टी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आशा करता हूं इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।